मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। हारा हूं मगर ठहरा नहीं हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हमने इंजीनियर ड्राइंग की ऑलमोस्ट 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और आज हमारी ये 11 क्लास है, जिसमें हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कवर कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइंस और रेखाएं। इंजीनियर ड्राइंग के जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ये यूनिट है, यूनिट 3, जिसमें हम लाइंस और रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मान लो क्लासेस यहाँ पे कम चल रही हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी वो नहीं है। मैंने आपसे जब क्लास स्टार्ट की थी, जब मैंने सारे बैच स्टार्ट किए थे, तब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पेपर से पहले ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कराऊंगा और आपको आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बना के छोड़ूंगा। तो वो प्रॉमिस मेरा पक्का प्रॉमिस है फ्रेंड्स, कच्चा प्रॉमिस नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर आप मैथ नहीं पढ़ा रहे हो, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हो। सारी क्लासेस फ्रेंड स्टार्ट होंगी। अभी कंडीशन क्या है, अभी मैं अकेला हूँ तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो इस बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सारी क्लासेस हो सकता है दिवाली के बाद या 1 नवंबर से आपके एक एक दिन में सारी क्लासेस हम लेंगे और प्रॉपर टाइम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस फ्रेंड जरूर कराएंगे। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बना के छोड़ेंगे, तो ये हमारा वादा है और तब तक वादा रहेगा जब तक कि आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। और रेगुलर जितनी भी क्लासेस, अगर मैं एक क्लास डाल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सर ने एक ही क्लास डाली। आप ये सोचिए सर ने एक क्लास डाली तो हमें उसे पढ़ना है, उसमें से कोई चीज़ छोड़नी नहीं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छी तरीके से क्लास कवर करते रहिए। मुझे सब पता है कि मुझे कौन सी चीज़ करानी है, कौन सी चीज़ नहीं करानी है। मैंने सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए, क्वेश्चंस भी मैं जल्दी कराने वाला हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं मान लो कोई चीज़ आपकी छोड़ दूंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लाइंस ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ही कम बच्चों ने पढ़ा होता है और इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर मिलते हैं और 90% बच्चे इनसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। ठीक है, बट मैं आज आपको इस तरीके से इस यूनिट को पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से। देखो, और भी टीचर पढ़ा रहे होंगे इसे, बट वहाँ पर क्या है, बहुत ही बड़ा, यानी कि इस तरीके से इसको हार्ड बना दिया जाएगा कि आपके ऊपर से निकल आएगा और आपको टेंशन होने लगेगी कि सर इतना हार्ड टॉपिक कैसे तैयार करें। बट आप यहाँ पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर जो चीज़ आपको और लोग बहुत हार्ड करके बता रहे हैं उसको बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से समझाऊंगा। और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, तो आप खुद ही बोलोगे कि सर आपने एकदम बढ़िया पढ़ाया था हमें। ठीक है, तो बस बने रहिए। हाथ में आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से समझते चलिए। कोई भी अगर डाउट बचता है आपका, तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट सेक्शन में वीडियो के कमेंट कर दीजिए। मैं एवरी बच्चे का, कोई भी बच्चा होता है, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो आप कमेंट कर देना अगर कोई भी एक चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारी यूनिट 3 है, जिसमें हम लाइंस और रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली थी और ये हमारी क्लास नंबर 11 है इंजीनियर ड्राइंग की। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैंने इंजीनियर ड्राइंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप सारी क्लास सीक्वेंस में ले सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाकर अपनी इंजीनियर ड्राइंग को और बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइंस या रेखाएं, रेखाएं क्या होती हैं? अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि लाइंस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जब 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट को अगर हम आपस में मिला दें, तो मिलाने पर जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। ठीक है ना, कोई 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को अगर हम स्ट्रेट मिला दें, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम स्ट्रेट मिला दें, तो उन्हें क्या बोलेंगे? लाइंस बोलेंगे, या फिर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब रेखाएं इंजीनियर ड्राइंग में कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, उनके यूज अलग अलग होते हैं, उनकी थिकनेस अलग अलग होती है। तो इस बेस पर हमने लाइंस को फ्रेंड्स डिवाइड कर रखा है इंजीनियर ड्राइंग में। तो आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, वो लाइंस का नाम देके आपसे पूछेगा कि लाइन कहाँ यूज होती है, इसकी थिकनेस कैसी होती है, दिखने में कैसी होती है। फिगर से क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको फिगर बना के दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सी टाइप की लाइन है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, कि लाइन्स को हमने कितने भागों में लाइन का वर्गीकरण किया है, या लाइंस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मेन पॉइंट आपका ये है। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक डला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, यानी कि जो लाइन है, रेखाएं हैं, रेखाओं का वर्गीकरण। एक चीज़ और आपको समझनी है, मैंने यहाँ पर पॉइंट्स को हिंदी में लिखा है, तो फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश में आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं बस जो आपको समझा रहा हूँ उसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, बाकी इसकी मैंने एक टेबल बनाई है, जिसमें एक तरफ लाइन,
एक तरफ उनका फिगर और एक तरफ उनके यूजेस, ठीक है ना। ये पीडीएफ बनाई है जो आपको वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके जो उसकी लिंक है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से समझना। अगर कोई डाउट बचता है तो उसी पीडीएफ के नीचे कमेंट सेक्शन होगा, वहाँ जाके आप कमेंट कर देना। कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है, तो आप उसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, पहले समझना है, फिर उस पीडीएफ से जाके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो उस पीडीएफ से जाके अच्छे से पढ़ लें और उसको पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन में जो सबसे पहली लाइन है हमारी, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन और हिंदी में बोला जाता है वस्तु रेखा, ठीक है ना। जो पहला पार्ट होता है, पहली लाइन है ऑब्जेक्ट लाइन और हिंदी में बोलते हैं वस्तु रेखा। ऑब्जेक्ट लाइन या वस्तु रेखा होती क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें मैंने लिखा है इस प्रकार की रेखा के द्वारा किसी वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यानी हम अगर कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग की जो एक्सटर्नल सीमा रेंज होती है या फिर एक्सटर्नल जो डायमेंशन होती है, तो जिन लाइन से हम किसी वस्तु के एक्सटर्नल डायमेंशन को दर्शाते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। यानी इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट लाइन या वस्तु रेखा, किसी वस्तु को बनाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की देखिए ये सीमा है, ठीक है ना, ये लाइन है जो इस ऑब्जेक्ट को हमें दर्शा रही है, ठीक है। अगर मान लो ये लाइन नहीं होती तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता, नहीं पड़ता ना, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, ये लाइन हमें इस ऑब्जेक्ट की रूपरेखा के बारे में बता रही है, यानी हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन यहाँ तक है, इसके आगे लाइन नहीं है, ये लाइन यहाँ तक है, इसके आगे लाइन नहीं है, यानी इससे बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए हम जिस लाइन का उपयोग करते हैं वो हमारी होती है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक ये लाइन्स दिखाई पड़ रही हैं, ये सारी लाइन्स आपकी कैसी हैं, ऑब्जेक्ट लाइन बोलेंगे इनको, हिंदी में इनको वस्तु रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट को ध्यान से देखोगे वही दिया है कि इस प्रकार की रेखा के द्वारा किसी वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लो कोई एक बॉक्स बना दिया, ठीक है ना। अब इस बॉक्स की मैं बोलूं बताइए ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी है या फिर वस्तु रेखा कौन सी है, तो ये चारों की चारों वस्तु रेखाएं आपकी, ठीक है, क्योंकि ये बाहरी सीमा को दर्शा रही हैं, ठीक है ना। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा ही मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे मान लो यहाँ पर कोई हमने एक और छोटा बॉक्स बना दिया और इसको इससे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपका फिगर है। अब मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें आपकी ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी है, तो फ्रेंड्स जो बाहरी सीमा दर्शाती है, यानी जिसके बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे ये लाइन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु रेखा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि वस्तु रेखा ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, कि इस प्रकार की रेखा के द्वारा किसी वस्तु के ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट लाइन को ए प्रकार की रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए इंजीनियर ड्राइंग में आप जितनी भी रेखाएं पढ़ोगे उन सबका एक ना एक अल्फाबेटिकल नेम भी होता है, ठीक है। इनको हमने ए टाइप, बी टाइप, सी, डी ऐसे करके के टाइप तक आपकी रेखाएं मिलेंगी, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है, अल्फाबेटिकल नाम इनका क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट लाइन है या वस्तु रेखा है, इसको हम ए प्रकार की रेखा कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस प्रकार की रेखा कहते हैं, ए प्रकार की रेखा। जब आप टेलीग्राम से पीडीएफ देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये रेखा A1 और A2 दो टाइप की होती है, ठीक है। तो A1 का क्या यूज होता है, A2 का क्या यूज होता है, तो A1 का यूज होता है ऑब्जेक्ट लाइन में और A2 का होता है कि जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं, उनको दर्शाने के लिए हम A2 का यूज करते हैं, ठीक है। बट इतनी डीपली वो आपसे नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैंने उसको पीडीएफ में लिख रखा है, तो वहां से जाके आप देख लेना इनके, ठीक है ना। वरना जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपसे बस वो इतना पूछेगा कि ऑब्जेक्ट रेखा, वस्तु रेखा निम्नलिखित में से कौन सी होती है, ABCD रख देगा, तो आप क्या रखना है कि ए प्रकार की रेखा कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट रेखा है, ठीक है। और एक आपको फिगर बना के दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए ये रेखा कौन सी है, तो आप क्या रखना है ऑब्जेक्ट लाइन, या ये रेखा कौन सी होगी, वस्तु रेखा होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ लेगा कि किसी ड्राइंग में बाहरी सीमा को किस रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो किसी भी ड्राइंग में बाहरी सीमा को हम ऑब्जेक्ट लाइन के द्वारा या फिर वस्तु रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, इसे आउटलाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आउटलाइन बताती है किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सीमा को दर्शाती है, इस वजह से इसका एक और नाम है आउटलाइन रेखा, ठीक है ना, या फिर आउटलाइन लाइन। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस लाइन को आउटलाइन भी बोला जाता है, तो किस लाइन को आउटलाइन भी बोला जाता है, ऑब्जेक्ट लाइन को बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की बाहरी जो सीमा होती है उसको दर्शाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रायः मोटी होती हैं, ठीक है, कैसी होती है, थिकर, ठीक है। जब भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेखा है, लास्ट है, तो जब भी हम इनको बनाते हैं फ्रेंड्स इंजीनियर ड्राइंग में, तो इनको थिक बनाएंगे जिससे हमें स्पष्ट दिखाई पड़े कि ये फिगर यहाँ तक है, ये आउटर रेखा है, इसके बाद फिगर आपका नहीं है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। ये था हमारा ऑब्जेक्ट लाइन, पहली टाइप की रेखा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु रेखा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो बाहरी सीमा होती है को जिस लाइन से हम दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन आपकी ए प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है ना,
ऑब्जेक्ट लाइन की जो रेखा होती है वो ए प्रकार की रेखा होती है, और इन ऑब्जेक्ट लाइन का उपयोग ड्राइंग में बाहरी सीमा को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे आउटलाइन के नाम से भी जानते हैं, यानी जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट लाइन होती है इन्हें आउटलाइन भी बोला जाता है। साथ ही साथ ये कैसी होती है, थिकर होती है या फिर ये मोटी होती है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट लाइन को बनाएंगे फ्रेंड्स, तो उससे पतली पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जो थिकर उस लाइन को बनाए, ठीक है, जो मोटा दिखती हो, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो कैसी होती है, थिकर होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइन या वस्तु रेखा। आइए अब देखते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप फ्रेंड्स क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन बोला जाता है इसे, कंस्ट्रक्शन लाइन या हिंदी में बोलते हैं इसको निर्माण रेखा, ठीक है। तो सेकंड टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा, इसका नाम आपको दिमाग में रखना है। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा को समझना बिल्कुल ईजी है, क्यों, क्योंकि इसके नाम में पता चल रहा है कंस्ट्रक्शन या निर्माण, यानी किसी चीज़ को अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले जिस रेखा का हम इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपका बताऊँ, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो बिल्डिंग और घर बनाने से पहले फ्रेंड्स उसका एक मैप बनाया जाता है, ठीक है, और अगर आप उस मैप में ध्यान से देखोगे कुछ डॉटेड लाइन से उसका पूरा नक्शा आपको मिलेगा, ठीक है ना, कि ये कमरा है आपका, ये किचन है, तो ये सारे पोर्शन डॉटेड लाइन से दिखाए जाते हैं। तो वो डॉटेड लाइंस क्या दर्शाती हैं, वो ये उसका कंस्ट्रक्शन ही तो दर्शाती हैं, यानी कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कहाँ रूम होगा, कहाँ पर किचन होगी, कहाँ बेड होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन जिन लाइन से दर्शाते हैं उन्हीं लाइंस को फ्रेंड्स बोला जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा, ठीक है ना। तो सिंपल से समझिए कि कोई चीज़ बनाने से पहले, कोई ड्राइंग बनाने से पहले हम उस पर कंस्ट्रक्शन लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना, और उसी के हिसाब से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लो हमें स्क्वायर बनाना है और हमें स्क्वायर बनाना नहीं आता, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन से एक मैप तैयार कर लेंगे, ऐसे करके कोई फिगर बनाना है, ठीक है ना, तो ये हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली और लाइन से हमने क्या कर लिया, इसका एक मैप तैयार कर लिया। अब हमें इस तरीके से कोई चीज़ बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसी मैप के हिसाब से ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर देंगे, लो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ये। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने क्या किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन जो लाइन होती है फ्रेंड्स, उन्हें निर्माण रेखा कहा जाता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को बनाने से पहले उनका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई फिगर बना रहे हैं, कोई गाड़ी का स्केच बना रहे हैं, तो गाड़ी बनाने से पहले हम डॉटेड डॉटेड करके पॉइंट रखते हैं, फिर उस पर पेंसिल फिरा के तब बनाते हैं। तो जो हमने डॉटेड डॉटेड उसके पॉइंट रखे हैं वही एक तरीके से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे वो ये पूछेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को दर्शाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में, या फिर वो ऐसे पूछेगा, फिगर बना के पूछ लेगा, जैसे फिगर दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। तो जो निर्माण रेखा होती है या इमेज बनने से पहले जो हम रेखा बनाते हैं वो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पर हमें क्या कर लिया, हमने यहाँ पर रेखा खींची गई थी, ठीक है ना, डॉटेड रेखाएं खींची गई कि हमें यहाँ पर होल बनाना है, यहाँ होल बनाना है, यहाँ होल बनाना है, ठीक है ना। तो ये जो रेखाएं डॉटेड खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना। तो सिंपल सा दिमाग में ठाल लीजिए कि ड्राइंग से पहले किसी ऑब्जेक्ट को का जो मैप तैयार किया जाता है या नक्शा तैयार किया जाता है, तो उसी को हम एक तरीके से बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है वो किस टाइप की रेखा होती है। तो फ्रेंड्स इसे B1 टाइप की रेखा या B1 टाइप की लाइंस कहा जाता है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट लाइन को ए प्रकार की रेखा कहा जाता था, वैसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन या निर्माण रेखा को B1 प्रकार की रेखा भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाल लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि B1 प्रकार की रेखा किस प्रकार की रेखा होती है, ऑब्जेक्ट रेखा होती है, कंस्ट्रक्शन रेखा होती है, हैचिंग रेखा होती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो B1 प्रकार की रेखा होती है वो कंस्ट्रक्शन रेखा होती है, निर्माण रेखा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा डायमेंशन लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में ये डायमेंशन लाइन पूछी गई है, विमा रेखा के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। डायमेंशन लाइन, विमा रेखा, देखिए अगर आप ध्यान से समझ के पढ़ोगे तो इनके नाम से ही पहचान लोगे कि कौन सी लाइन, हमें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम से पहचाने। से ऑब्जेक्ट लाइन था, वस्तु रेखा, तो वस्तु को दर्शाने के लिए जिस रेखा का इस्तेमाल करोगे वस्तु रेखा हो गई। ऐसे देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण रेखा, ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जो जिस चीज़ का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको हमने एक मैप बनाया, मैप में जिस लाइन का इस्तेमाल किया वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई आपकी। अब डायमेंशन रेखा या विमा रेखा, तो किसी विमा को दर्शाने के लिए हम जिस रेखा का इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी डायमेंशन लाइन या विमा रेखा। बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से याद कर लोगे ना, ठीक है, बस अच्छे समझना है आपको। तो डायमेंशन लाइन, विमा रेखा क्या होती है कि किसी विमा को या किसी डायमेंशन को दिखाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे विमा रेखा कहते हैं। जैसे आपको फिगर को देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक फिगर बनाया, अब फिगर में देखो फ्रेंड्स, इस साइड की जो लंबाई थी या डायमेंशन था वो कितना था, 60, ठीक है ना। अब इस 60 को हमने इस लाइन से दर्शाया है, ठीक है, कि ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, 60। तो ये जो रेखा है ना फ्रेंड्स, इसी रेखा को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन,
ठीक है ना, किसी डायमेंशन को दर्शाने के लिए। जैसे मान लो ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, अब ट्रायंगल में ये साइड हमें बतानी है 15 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, वो बता देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी सेंटीमीटर है, 15। तो ये जो आपने रेखा का इस्तेमाल किया है, इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो इतना आपको समझना है कि डायमेंशन लाइन क्या होती है या विमा रेखा क्या होती है। वो रेखाएं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की विमा या डायमेंशन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं डायमेंशन लाइन या फिर विमा रेखा, ठीक है। अब देखिए, इसको B2 प्रकार की रेखा कहा जाता है। इसको किस प्रकार की रेखा कहा जाता है? B2 प्रकार की रेखा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की रेखा को हम डायमेंशन लाइन या विमा रेखा कहते हैं, तो आपका आंसर होगा B2 प्रकार की रेखा, क्योंकि B2 प्रकार की रेखा को हम डायमेंशन लाइन या विमा रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यह वस्तु रेखा से 5 mm से 8 mm की दूरी पर होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग पेज पर हमें, जब भी हम डायमेंशन लाइन बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वो ऑब्जेक्ट लाइन से 5 से 8 mm दूर बनानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट लाइन से जो आप ये एरो वाली लाइन बनाओगे ना, इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 5 से 8 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप चिपका के बना दो, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट ये बनाया और आप उसकी विमा ऐसे करके बना रहे हो, तो ये गलत होगा, क्योंकि गैप होना चाहिए। इंजीनियर ड्राइंग में ISI के अनुसार ये गैप बताया गया है कि 5 से 8 mm का क्या होना चाहिए, मिनिमम गैप होना चाहिए डायमेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन समझ में आया क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लाइन मैंने अभी आपको बताया था कि ये लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गई। अब इस ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन अगर आप बनाना चाह रहे हो, यहाँ पर डायमेंशन लाइन अगर आप बना रहे हो, तो इस डायमेंशन लाइन के बीच का जो ये गैप है ना, ये गैप फ्रेंड्स 5 से 8 mm का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है। तो ये मैंने आपको 3 प्रकार की आपको लाइन समझा दी, पहली ऑब्जेक्ट लाइन, दूसरी कंस्ट्रक्शन लाइन और तीसरी आपकी डायमेंशन लाइन, ठीक है। इनमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए और साथ ही साथ इनको अपना याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारी 4 टाइप की लाइन है, अब हम उनको हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे के कुछ जो टाइप्स हैं लाइन्स के, अब उनको हम डिस्कस करते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सर अभी कुछ दूसरी ड्रेस पहने थे और अब दूसरी ड्रेस में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो आपकी क्लास जो आप अभी तक देख रहे थे ना, तो मैं जब उसको रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में ही मेरा जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी, काफ़ी तेज जुकाम हो गया था और मुझे फीवर भी आ गया था, जिसकी वजह से जो क्लास बीच में चल रही थी उसको मैंने वहीं पर बंद कर दिया था। और जैसा कि आप सभी को पता है, उसके बाद मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया और अब तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है फ्रेंड्स। तो जो आपकी क्लास मैंने जहाँ से छोड़ी थी तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास आधी रिकॉर्ड हो चुकी थी, बची हुई आधी क्लास थी जिसको मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ टाइप यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन में 3 टाइप समझा दिए थे। अब मैं 3 जो आपका नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, उसके बारे में चलिए डिस्कस करता हूँ। देखिए, टाइप नंबर 4 में एक्सटेंशन यानी विस्तार रेखा, ठीक है। यानी कि जो 4 टाइप होता है लाइंस का, उसका नाम क्या है, एक्सटेंशन लाइन या विस्तार रेखा। तो अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि एक्सटेंशन लाइन कौन सी लाइन होती है या विस्तार रेखा कौन सी रेखा होती है फ्रेंड्स, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को हम दिखाने के लिए इस तरीके से इंजीनियर ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन दिखानी होती है फ्रेंड्स, तो हम इस तरीके से उसको दिखाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको अब इससे पहले जो टाइप पढ़ाया था उसमें बताया था कि इस लाइन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इस लाइन को हम डायमेंशनिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस इससे पहले आपको जो तीसरा टाइप था उसमें मैंने आपको बताया था। फिर जो डायमेंशनिंग लाइन होती है फ्रेंड्स, उसका जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट पर एक ये स्ट्रेट लाइन पाई जाती है, इन्हीं लाइन को हम फ्रेंड्स कहते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है ना। कि जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन जिस लाइन को टच करती है या फिर जो डायमेंशन लाइन का एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन और खींच देते हैं, उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। यानी इसका मतलब ये होता है कि इसके इधर, यानी इस एक्सटेंशन लाइन का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन है इस ऑब्जेक्ट की, वो इस लाइन एक्सटेंशन लाइन से आगे की तरफ नहीं है, ठीक है ना। यानी यहीं तक ये मानी जाएगी डायमेंशनिंग, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम ये पूछें किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन लाइन हम क्यों खींचते हैं, क्योंकि वो पॉइंट फिक्स हो जाता है कि हमें जो आपकी 2 एक्सटेंशन लाइन होंगी तो 2 आपकी जो ये एक्सटेंशन लाइन होती है, तो वो ये बताती हैं कि 2 पॉइंट के बीच में जो डायमेंशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, समझ में आया कि हम जो डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन बताते हैं, तो डायमेंशनिंग करते टाइम 2 लाइनें हम खींचते हैं जो कि उनके बीच में ही डायमेंशन रहती है, और उन्हीं दोनों लाइनों को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो देखिए विस्तार रेखा में मैंने क्या लिखा है कि विस्तार रेखाओं को वस्तु रेखा से 2 mm का रिक्त स्थान छोड़कर खींचा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पेपर में पूछा गया है कि जो एक्सटेंशन लाइन होती है ये ऑब्जेक्ट से कितने गैप पर बनाई जाती हैं,
कितने गैप पर बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप देख रहे होगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट और इसके बीच में देखिए गैप है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट और इसके बीच में गैप है, तो ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर ये डायमेंशन रेखा बनाई जाती है। तो वो गैप आपको याद रखना है 2 mm का, यानी ये वाला जो गैप होता है फ्रेंड्स, ये गैप हमें कितने का रखना होता है, 2 mm का रखना होता है, ठीक है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर खींची जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 mm की दूरी पर। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह थिक कंटिन्यूअस लाइन होती है, ठीक है ना। थिक कंटिन्यूअस लाइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी हम इनको बनाते हैं, जब भी अपनी ड्राइंग शीट पर एक्सटेंशन लाइन को बनाएंगे, तो हमें जो एक्सटेंशन लाइन है उसके लिए पतली पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए ऐसी पेंसिल का इस्तेमाल करना है जो थिक हो, ठीक है ना। यानी कि जो कैसा बनाए, डार्क बनाए, थिक होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी जो एक्सटेंशन लाइन होती है वो थिक और कंटिन्यूअस लाइन होती है। कंटिन्यूअस का मतलब तो आप जानते होंगे कि लगातार, ऐसा नहीं कि बीच में आपने तोड़ दिया उसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है ये थिक कंटिन्यूअस लाइन होती है, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इसे B3 प्रकार की रेखा कहा जाता है। तो इससे पहले हमने B2 समझा था, और ये कौन सी है आपकी, B3। तो ये आपकी B3 प्रकार की रेखा है फ्रेंड्स, इसे B3 प्रकार की रेखा कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये थिक कंटिन्यूअस लाइन होती है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि एक्सटेंशन लाइन और ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन होती है उनके बीच में गैप कितने का रखते हैं हम, तो उनके बीच में गैप रखा जाता है 2 mm का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये फिगर भी आपको याद रखना है, ये आपके पेपर में फिगर बना के भी आ जाता है, और एरो लगा के पूछ लिया कि बताइए इस लाइन का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि ये जो लाइन दो खींची गई है, ये और ये, इन लाइन्स को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की तरफ। देखिए जो 5 है वो होती है लेडर लाइन, ठीक है ना। लीडर रेखा इसे हिंदी में कहा जाता है। लेडर लाइन क्या होती है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, इस रेखा का प्रयोग विमांकन करते समय किया जाता है, अधिकतर त्रिज्या व्यास की विमा से प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। यानी कि जो लेडर लाइन होती है फ्रेंड्स, लेडर लाइन का उपयोग डायमेंशनिंग में हम करते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि किसी चीज़ की अगर हमें डायमेंशन बतानी है, विमा बतानी है, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं लेडर लाइन का। और स्पेशली लेडर लाइन का प्रयोग 2 जगह आपको मिलेगा, वो कहाँ पर, कि किसी वस्तु की त्रिज्या बतानी हो या व्यास बताना हो, तो वहाँ पर हम किस लाइन का उपयोग करते हैं, लेडर लाइन का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए इस फिगर में ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है ना। इस फिगर में ये हमारा एक सर्कल है। अब अगर हमें इंजीनियर ड्राइंग में, या हमारे पास जो ड्राइंग शीट है और हमारे पास कोई हमने एक सर्कल बनाया, और उस सर्कल का अगर हमें डायमीटर बताना है या हमें रेडियस बताना है, तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, और इसी लाइन को फ्रेंड बोला जाता है लेडर लाइन, ठीक है। तो ये लाइन क्या दर्शा रही है कि इस सर्कल का जो रेडियस या डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2 mm का होगा, ठीक है। तो लेडर लाइन आप इस तरीके से, लेडर मतलब सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ मतलब चढ़ने वाला, तो देखो यहाँ पर ये लेडर की तरह है कि नहीं है, तो इस वजह से इस लाइन को क्या बोलते हैं, लेडर लाइन कहते हैं, ठीक है। और लेडर लाइन का मेनली यूज सर्कल के डायमीटर या रेडियस को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी भी सर्कल और रेडियस, किसी भी सर्कल का रेडियस और डायमीटर बताने के लिए हम किस प्रकार की रेखा का देखिए अभी थोड़ा गला खराब है क्योंकि अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो बस आपको चीज़ें समझना है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। अगर फिर भी वही चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए इसे B4 प्रकार की रेखा भी कहा जाता है। जैसे आपकी एक्सटेंशन लाइन थी, एक्सटेंशन लाइन को हम B3 प्रकार की रेखा कहते हैं। ऐसे ही आपकी जो लेडर लाइन है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है B4 प्रकार की रेखा। क्लियर हुआ। तो जो लेडर लाइन होती है वो किस प्रकार की रेखा होती है, वो होती है B4 प्रकार की रेखा। और लेडर लाइन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या या व्यास को बताने के लिए। और दिखती कैसी है ये, एक बात और याद रखनी है, देखिए जो मैं आपको यहाँ पर इमेज बता रहा हूँ, यहाँ पर जो इमेज लगा के दिखा रहा हूँ, जो भी लाइंस की इमेज है, ये सारे इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट में आपकी एक तरफ लाइन का नाम, उसकी लाइन दिखने में कैसी होती है और उसका यूज़ कहाँ पर होता है और कितने टाइप की होती है, जैसे A1 B1 B2 ऐसे करके। तो मैंने एक पूरा चार्ट बनाया है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। जहाँ से आप उसको देख लेना, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि उस चार्ट में सारा मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो वहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इन पॉइंट्स को समझ यहाँ पर लीजिए आप, ठीक है ना। और अगर आप नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स टाइप। सिक्स टाइप होता है सेक्शन रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन रेखा से, सेक्शन लाइन से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, सेक्शन रेखा दिखने में कैसी होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे पैरेलल लाइन से, ठीक है, तिरछी और पैरेलल लाइन यानी इंक्लाइंड और पैरेलल लाइन अगर आप खींचते हो तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं, सेक्शन लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन लाइन का यूज कहाँ पर होता है उसे समझते हैं पहले। तो लिखा है मैंने कि इस लाइन के द्वारा किसी भी मशीन के कटे हुए भाग को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई एक मशीन है, चल रही थी, खराब हो गई, उसमें कोई पार्ट कट गया, तो उस कटे हुए पार्ट को अगर हमें अपने इंजीनियर ड्राइंग में दर्शाना है फ्रेंड्स, तो हम किस रेखा का इस्तेमाल करेंगे, तो सेक्शन रेखा का इस्तेमाल करेंगे। कई बार पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी वस्तु या मशीन के कटे हुए पार्ट को किस रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, तो आपका आंसर होगा सेक्शन रेखा या सेक्शन लाइन के द्वारा। ठीक है ना, और दिखने में कैसी होती है, इस तरीके की। ठीक है, अब आपको एक ये फिगर और याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि जो सेक्शन रेखा है मैंने आपको बताया इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है। तो आपसे पूछेगा कि सेक्शन रेखा कितने डिग्री पर झुकी हुई होती है, तो आपको याद रखना है सेक्शन रेखा 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है। ठीक है, जब भी हम अपने फिगर में ड्राइंग शीट में सेक्शन अगर लाइन बना रहे होंगे तो सेक्शन लाइन को हम 45 डिग्री पर झुकाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम 60 या 65 पर झुकाएं। ठीक है ना, तो उसके लिए फिक्स्ड एंगल है कि सेक्शन रेखा आप कितने डिग्री पर झुकाओगे, 45 डिग्री पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है, जैसे मैंने ये लिखा है लास्ट में, इसे हैचिंग रेखा भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पेपर में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया है कि हैचिंग रेखा किस रेखा को कहा जाता है, तो हैचिंग रेखा आपकी सेक्शन लाइन को कहा जाता है। ठीक है ना, जो आपकी सेक्शन लाइन होती है, सेक्शन रेखा होती है, उसी को हम हैचिंग लाइन कहते हैं या हैचिंग रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब इसे हैचिंग रेखा कहा जाता है तो इसी वजह से जो ये 45 डिग्री का एंगल होता है फ्रेंड्स, इसको हम हैचिंग एंगल कहते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है HA। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेगा कि बताइए हैचिंग एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि हैचिंग एंगल का मतलब ये हैचिंग लाइन की बात कर रहा है, और हैचिंग लाइन किसको कहते हैं, सेक्शन लाइन को कहा जाता है। और सेक्शन लाइन कितनी डिग्री पर झुकी होती है, 45 डिग्री पर झुकी हुई होती है। ठीक है ना, तो देखो लिखा है मैंने हैचिंग लाइन है, तो हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन दोनों का मतलब एक ही है, सेक्शन लाइन का दूसरा नाम होता है हैचिंग लाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइंस में आपस में 2 mm से 3 mm का गैप होता है। ठीक है ना, देखो मैं शॉर्ट में पॉइंट लिख रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको समझना है। और इसके बाद देखिए जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि लाइन में आपस में 2 mm से 3 mm का गैप हो। जैसे अगर आप एक लाइन खींच रहे हो ये, तो इस लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो गैप होना चाहिए फ्रेंड्स, वो कितने का होना चाहिए, 2 से 3 mm का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है वो कि बताइए जब हम हैचिंग लाइन खींचेंगे तो हैचिंग लाइन में एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में कितने mm का गैप होना चाहिए, तो मिनिमम 2 से 3 mm का आपको गैप रखकर जो लाइन है उनको खींचना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी थिकनेस भी एक बार पेपर में पूछी गई थी, एक एग्जाम के पेपर में, कि बताइए हैचिंग लाइन की थिकनेस कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 0.7 mm या उससे अधिक रखना है, उससे कम नहीं रखना है आपको। ठीक है ना, 0 जो आपकी थिकनेस यानी कि मोटाई है इन लाइंस की, वो आपको कितनी रखनी है, 0.7 mm या उससे अधिक। ठीक है, अब देखो थिकनेस कम या ज़्यादा हम किससे करेंगे फ्रेंड्स, तो थिकनेस कम या ज़्यादा करने के लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब कुछ पेंसिल ऐसी होती हैं जो ज़्यादा थिकनेस वाली होती हैं, जिन्हें आप लिखोगे तो काफ़ी मोटा आपका लाइन खींचेगा। कुछ पेंसिल ऐसी होती हैं जो कम थिकनेस वाली होती हैं, और ये मैंने आपको कौन सी पेंसिल मोटी होती हैं या कौन सा मोटा लिखती हैं या कौन सा कम थिकनेस वाला लिखती हैं, ये सारा मैंने पेंसिल का टॉपिक में आपको बताया था। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने इंजीनियर ड्राइंग की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाके आप सारी वीडियो को एक बार जरूर देखिए, पूरी इंजीनियर ड्राइंग आपकी बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि लाइंस में आपस में 2 से 3 mm का गैप रखना है, साथ ही साथ जो लाइंस की थिकनेस है वो 7 mm या उससे अधिक रखनी है, 7 mm से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी लाइन, हैचिंग लाइन। तो ये हो गया हमारा 6 टाइप। अब आइए देखते हैं 7 टाइप। 7 टाइप का नाम है शॉर्ट ब्रेक लाइन, जिसे बोला जाता है लघुखंड रेखा। ठीक है ना, शॉर्ट ब्रेक लाइन या फिर जिसे कहा जाता है लघुखंड रेखा। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या क्या मतलब होता है, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है लघुखंड रेखा। मशीन का ऐसा कोई पार्ट है आपके पास जो बीच में से टूट गया है, पर वो टूटा बहुत कम है। ठीक है ना, बीच में से टूट गया है पर जो पार्ट टूटा है फ्रेंड्स वो बहुत छोटा सा है या बहुत कम टूटा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये मैंने दोनों साथ साथ लिखे हैं, दोनों में फ़र्क आपका यही है।
जो आपका 8 टाइप है उसमें लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसे लंबी खंड रेखा कहेंगे। तो लंबी खंड रेखा में क्या होता है कि जो मशीन का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ होता है, ठीक है ना, या मैक्सिमम मशीन का पार्ट अगर टूटा हो तो हमें, या बहुत ज़्यादा पार्ट मशीन का टूट गया हो तो हमें उसको दर्शाने के लिए हमें कौन सी लाइन इस्तेमाल करनी है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और जब कोई ऐसा मशीन का पार्ट जो कम टूटा है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन का। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपके। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये बीच में से टूट गया, अब हमें इसे इंजीनियर ड्राइंग में दर्शाना है फ्रेंड्स, तो वो हम शॉर्ट ब्रेक लाइन से दर्शाते हैं। और शॉर्ट ब्रेक लाइन इस तरीके से होती है, देखो ऐसे करके होती है, यानी कि अगर हम इनको अलग सीधा बनाएं तो ये इस तरीके से होती हैं, जैसे पानी में आपकी वेव चलती है ना उस तरीके से आपकी ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट को टूटा हुआ दिखाना है और वो कम टूटा हुआ होगा तो हम इस तरीके से लाइन खींच देंगे, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, यानी मशीन का जो पार्ट टूटा है वो छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ है, ठीक है। अब ये एक प्रकार से कौन से प्रकार की रेखा होती है, तो आप क्या रखना है, सी प्रकार की। जैसे अभी तक आप देख रहे थे ये आपकी, जैसे सेक्शन लाइन में बताना भूल गया, सेक्शन लाइन किस प्रकार की रेखा होती है, B5 प्रकार की। जैसे आपकी एक्सटेंशन लाइन B3 प्रकार की थी, लैडर लाइन B4 प्रकार की थी, सेक्शन लाइन B5 प्रकार की थी, और ऐसी आपकी जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है फ्रेंड्स, ये होती है C प्रकार की रेखा। क्लियर हुआ। और इस जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है इसका जो थिकनेस होती है वो 0.4 mm से 0.5 mm तक होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कि जो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 0.4 mm से 0.5 mm के बीच में शॉर्ट ब्रेक लाइन की थिकनेस होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग ब्रेक लाइन की, तो लंबी खंड रेखा, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब मशीन का कोई ऐसा पार्ट टूटा हो जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो, ठीक है ना, बहुत लंबा कोई ब्रेक आ गया हो मशीन के किसी पार्ट में, तो उसे हम लॉन्ग ब्रेक लाइन से दर्शाते हैं, जो इस तरीके से दर्शाई जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, बीच में ऐसे, फिर स्ट्रेट, फिर ऐसे, फिर स्ट्रेट, यानी कि जो ये लाइन होती है वो जिगजैग लाइन की तरह बनती है, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हो ये जिगजैग लाइन की तरह बन रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर वो कोई भी आप लाइन दर्शा रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्ग ब्रेक लाइन, मशीन का कोई बहुत बड़ा पार्ट टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम जिगजैग लाइन भी कहते हैं और इसे हम रूल्ड लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको जिगजैग लाइन भी कहा जाता है और इसे रूल्ड लाइन भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार की रेखा होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, यह डी प्रकार की रेखा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 7 और 8 दोनों समझा दिया कि शॉर्ट ब्रेक लाइन क्या होती है और लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होती है, ठीक है। अब आपकी देखिए 2 और 3 और बची हैं, तो चलिए अब उनको भी हम जल्दी से समझ। तो चलिए फ्रेंड अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि टाइप नंबर 9 है। टाइप नंबर 9 में देखिए क्या जो लाइन है उसका नाम होता है फ्रेंड्स हिडन लाइन्स, ठीक है ना। जो टाइप नंबर 9 है उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन लाइन्स बोलते हैं, और हिंदी में जिसे बोला जाता है अदृश्य रेखा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, अदृश्य रेखा हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है इसको हिडन लाइन, ठीक है। अब देखिए जैसा कि इसके आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखो अगर आप इन लाइन्स को जब याद करो ना तो आप इनके नाम से समझना, ठीक है ना, क्योंकि नाम में ही इनका पूरा काम छुपा होता है। जैसे अदृश्य रेखा है, हिडन लाइन है, तो हिडन लाइन का मतलब क्या हुआ, ये क्या काम करती होगी, तो अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मेन काम होता है ना वो ये होता है कि किसी भी मशीन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के छुपे हुए भाग को ही दर्शाने का जो काम करती है वो करती है हिडन लाइन्स, ठीक है ना। अगर हम मान लो कोई इंजीनियर ड्राइंग बना रहे हैं, अपनी ड्राइंग शीट पर कोई मशीन की ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है। अब मशीन का कोई ऐसा भाग है जो हम ड्राइंग में नहीं बना सकते हैं, जो छुपा हुआ है, ठीक है, तो उसको छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, हिडन लाइन्स का या अदृश्य रेखा का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखो ये वाला ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में हमें ये साइड दिखाई पड़ रही है, सामने वाली ये साइड ये वाली दिखाई पड़ रही है और टॉप से दिखाई पड़ रही है, बट क्या हमें ये इसके पीछे वाली इधर, इसके पीछे वाली इधर और नीचे वाली क्या दिखाई पड़ रही है, नहीं पड़ रही ना। तो इस जो छुपा हुआ भाग है ना, उस छुपे हुए भाग को हमने इन डॉटेड लाइन से दर्शाया है। तो जिस डॉटेड लाइन से हम छुपे हुए भाग को फ्रेंड दर्शाते हैं उसी को हम बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बस आपसे ये पूछेगा कि किसी भी मशीन के या किसी भी मशीन के पुर्जे जो होते हैं उनके छुपे हुए पुर्जों को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, किस लाइन्स का हम उपयोग करते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा हिडन लाइन का, ठीक है ना। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, यह वस्तु के छिपे हुए भाग को प्रदर्शित करती है, ठीक है। जो छुपा हुआ भाग होता है किसी वस्तु का उसे दिखाने के लिए हम हिडन लाइन्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह रेखा 2 mm से 3 mm का गैप छोड़ते हुए बनाई जाती है, ठीक है ना। तो 2 mm से 3 mm का गैप होना चाहिए इनके बीच में, हिडन लाइन्स के डैश के बीच में। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने एक डैश ये लगाया, फिर हमने ये दूसरा डैश लगाया, फिर तीसरा डैश लगाया, फिर चौथा डैश लगाया, इस तरीके से हम डैश लगाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो ये गैप होना चाहिए एक डैश से दूसरे डैश के बीच में, वो 2 mm से 3 mm का गैप छोड़ते हुए हमें इनको बनाना है, ठीक है ना। तो ये होता है हिडन लाइन को बनाने का तरीका। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है ये है ई तथा एफ प्रकार की रेखा होती है, ठीक है ना। जैसे अभी आप B1 B2 C ऐसे करके आप पढ़ते आ रहे हो, तो उसी में ई और एफ प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो होती है हिडन लाइंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ई एंड एफ प्रकार की रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, उन्हें हिडन लाइंस कहा जाता है और अदृश्य रेखा कहा जाता है। तो ये थी हमारी 9 टाइप की इंपॉर्टेंट हिडन लाइंस। अब देखते हैं नेक्स्ट 10। 10 के जो नाम है फ्रेंड्स उसका है सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। सेंट्रल लाइन या हिंदी में बोला जाता है केंद्र रेखा। तो इसका भी देखिए आप नाम से समझ जाओगे कि इसका काम क्या है। तो किसी भी वस्तु का सेंटर दर्शाने के लिए हम किस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी मशीन का अगर हमें सेंटर पार्ट को दिखाना है अपनी ड्राइंग शीट में, तो हम सेंटर लाइन का इस्तेमाल करेंगे। सेंटर लाइन एक्चुअली होती कैसी है, एक बड़ा डैश लगाते हैं, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, इस तरीके से आपकी सेंटर लाइन फ्रेंड्स बनती है, ठीक है। और जब भी हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर बताना था, तो हमने बीच में से इस तरीके की लाइन खींच दी, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन जहाँ से जा रही है वही इस ऑब्जेक्ट का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये होगी सेंटर लाइन, और इसी सेंटर लाइन का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स चेन लाइन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चेन लाइन किस लाइन को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा सेंटर लाइन या केंद्र रेखा को चेन लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह किसी वस्तु के मध्य भाग को प्रदर्शित करती है। किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पार्ट होता है उसी को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सेंटर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इस रेखा को खींचते समय यह रेखा वस्तु से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वस्तु से 10 mm बाहर होनी चाहिए, ठीक है ना। वस्तु से 10 mm बाहर होने का मतलब, जैसे आपने देखा इस ऑब्जेक्ट को देखो आप, तो जब मैंने लाइन बनाई तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ तक था, मैंने इसे कहाँ तक खींचा, यहाँ तक, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ तक था, मैंने कहाँ तक खींचा, यहाँ तक। तो ये जो गैप होना चाहिए फ्रेंड्स, एक वस्तु से कितनी मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 mm का, ठीक है ना। यानी जब भी आप सेंटर लाइन बनाओगे, अगर जैसे मान लो गैप नहीं बनाओगे तो ये पता ही नहीं चलेगी कि सेंटर है इसका, ठीक है ना। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे या इससे पहले ही खत्म कर दोगे तो पता ही नहीं चलेगी कि सेंटर बता रही है, ठीक है। तो जब भी सेंटर लाइन बनाओ तो उसे ऑब्जेक्ट से कम 10 mm ज़्यादा खींचो, ठीक है ना, जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्या है, आपका सेंटर लाइन है या केंद्र रेखा है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए इसे जीवन प्रकार की रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आपकी ये वाली जो रेखा थी ई और एफ प्रकार की रेखा थी, ऐसे ही आपकी जो आपकी सेंटर लाइन है, केंद्र रेखा है उसको हम जीवन प्रकार की रेखा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए तो ये होगी सेंटर लाइन, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, बिल्कुल इजी है सेंटर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टाइप है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन या कर्तन समतल रेखा, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है कर्तन समतल रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन और सेंटर लाइन एक ही होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है फ्रेंड्स। बस फर्क इतना होता है कि इसके एंड पॉइंट पर डार्क इस तरीके के एरो लगे होते हैं, बाकी पूरी लाइन आपकी सेंटर लाइन की तरह होती है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये इस्तेमाल कहाँ होती है, तो जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर समझा नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए फिगर, ठीक है ना। तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ और अच्छी तरीके से समझा देंगे। अभी बस आपको याद रखना है नाम इसका, कि कटिंग प्लेन लाइन और होती है, इसे हिंदी में कर्तन समतल रेखा कहा जाते हैं, जो इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और 3 पॉइंट और ये याद रखने हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे। क्या है कि जैसे हमने सेंटर लाइन बनाई थी, तो सेंटर लाइन में एक हमने फ्रेंड्स बड़ा डैश लगाया था और एक कैसा डैश लगाया था, छोटा डैश। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी कि छोटे डैश की लंबाई कितनी होनी चाहिए सेंटर लाइन में या फिर कटिंग प्लेन लाइन में, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो छोटे डैश की जो लंबाई होनी चाहिए वो फ्रेंड्स 2 mm से 3 mm का होना चाहिए। जब भी आप सेंटर लाइन खींचोगे तो सेंटर लाइन में जो आपका छोटा डैश है उसकी लंबाई 2 mm से 3 mm रखनी है। ऐसे ही आपको बड़े डैश की लंबाई 15 mm से 30 mm तक रखनी है, ठीक है। जो आप उसमें बड़ा डैश देख रहे हो, तो जो बड़े डैश की लंबाई होगी वो आप 15 mm से 30 mm रखोगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेंटर लाइन में बड़े डैश की लंबाई कितनी होती है, तो वो होनी चाहिए 15 mm से 30 mm के बीच में। उसके बाद डैश के बीच में जो हमने गैप छोड़ा है, जैसे ये गैप छोड़ा है, ऐसे इसमें ये गैप छोड़ा है, ये गैप मिनिमम 1 mm से 2 mm के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कटिंग प्लेन लाइन और सेंटर लाइन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइंस थी फ्रेंड्स, जो हमने पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। वीडियो थोड़ी बड़ी हुई, बट आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा फ्रेंड्स अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी याद रखना यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, टॉपिक कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। इस यूनिट में हम 2 टॉपिक और पढ़ेंगे अभी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अल्फ़ाबेटिक के बारे में पढ़ेंगे, कि कौन जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अल्फ़ाबेटिक बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, उनका हाइट और ब्रेथ का रेशियो क्या होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियर ड्राइंग का जो पार्ट था, जिसे हम लाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस पढ़ रहे थे, लाइंस या रेखा पढ़ रहे थे, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है, जैसे आप देख रहे हो तबीयत ख़राब है
बट उसके बाद भी मैंने आपके यहाँ पूरी ये क्लास ली, ठीक है। एक सूचना और देनी है आप सभी लोगों को, जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि सर रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, अभी बीच में गैप हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी सिस्टम नहीं बन पाया है, बीच में तबीयत खराब हो गई। 1 नवंबर से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 1 नवंबर से आपकी सभी क्लासेस रेगुलर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैं क्लासेस लिया करूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से ट्वीट हो चुका है, इस साल अगले साल आपकी 101% ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऐसा मत सोचिए कि सर करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आपको ALP बनाने का, मुझे अच्छी तरीके से अपना प्रॉमिस याद है फ्रेंड्स, नहीं टूटेगा ये प्रॉमिस, यह मेरा आपसे वादा है। बस आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे और लोग हमसे जुड़ सकें। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चैनल को शेयर कीजिए। बाकी इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।